हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी का, वो आज 15वां सेशन है। ठीक है, तो 15वां या 16 होगा, ठीक है, जो भी होगा अपलोड के समय पता चल जाएगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और इसमें काफी डिस्कशन होता है। ठीक है, आप लोग एक बार पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद पता चलेगा। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल हमारा चलता है जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल, ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और आज हमारा 500 प्रश्न तक होने वाला है। इसी की तरह से जितने भी प्रश्न हैं 2011 से लेकर 2022 तक सारा को हम लोग जो है कराने वाले हैं, पार्ट वाई पार्ट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या करा है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करता है ना, मतलब जो भाषा है हमारे वो किस अनुसूची में वर्णित है भाषा। तो भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये 8वीं अनुसूची में है। किसमें है? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान में अगर आपसे पूछेगा भारतीय संविधान में कितने भाषा अधिकृत हैं, तो भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो टोटल 22 भाषा है। ठीक है, भाषा है वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में टोटल कितने भाषा है? 22 भाषा है। लेकिन कभी कभी पूछता है कि मूल संविधान में यानी कि पूर्व में कितना था। ठीक है, तो पूर्व में अगर देखा जाए अर्थात मूल संविधान में अगर देखा जाए तो मूल संविधान में जो भाषा थी वह कितना थी? तो मात्र 14 था। ठीक है, कितना था? तो मात्र 14 था। ठीक है, लेकिन अभी कितना है? तो 22 है। तो ये 14 से जो 8 बढ़ा है वह 3 गो इसके लिए संशोधन हुआ। कितना संशोधन हुआ? 3 गो संशोधन हुआ। और उस तीनों संशोधन के माध्यम से, ठीक है, 8 भाषा को जोड़ा गया, जिसको जानना आपको बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। सबसे पहला संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो 21वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 21वां संशोधन। तो 21वां संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हुआ था 1967 ईस्वी में, 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जो है कौन सी भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को। किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। भाषा को क्या किया गया? तो जोड़ा गया था। इसको ध्यान में रखना है। तो कितना हो गया? 14 में एक जोड़िएगा तो 15 हो गया। फिर 3 गो जो है संविधान में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो 71वां संशोधन हुआ। और वो कब हुआ? 1992 में। 1992 में हुआ। ठीक है, और इसमें जो है 3 गो भाषा को जोड़ा गया। इसमें कितने भाषा को द्वारा जो है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, द्वारा कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया और क्या हो गया? एंड नेपाली को जोड़ा गया। एंड क्या हो गया? नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से 3 भाषा और जुट गया। तो 3 है 1 4 भाषा तो जुट गया। अब 4 भाषा जो जुटेगा वह जो आपको लास्ट में है ना 52वां संविधान संशोधन होता है। 52वां संशोधन ये जो होता है आपको, ये कब होता है? तो 2003 में होता है। ठीक है, 2003 में होता है। 2003 द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 4 भाषा में कौन कौन? तो 4 भाषा में जो जोड़ा गया था वो था आपको बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, द्वारा बोडो हो गया, डोगरी हो गया और मैथिली हो गया तथा जो है संथाली को क्या किया गया? तो हमारे संविधान के भाषा में ऐड किया गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 4 1 3 1 7 1 8 भाषा। तो 8 भाषा था पहले, 14 भाषा, अब प्लस 8 हो गया तो टोटल कितना हो गया? 22 भाषा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 22 भाषा है वर्तमान में। मूल संविधान में जो भाषा थी 14 गो है। और 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा
सिंधी भाषा को जोड़ा गया तथा 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको, आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। जैसे मूल संविधान में अगर देखा जाए तो 8 गो अनुसूची था। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची था? मूल संविधान में जो है वह कितना था? तो 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थे, 8 अनुसूची था। लेकिन अभी कितना है अनुसूची था? लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। ठीक है, और इस अनुसूची से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अगला पेज पर कर लेते हैं। तो अनुसूची प्रथम 1 नंबर की अगर हम बात करते हैं, अनुसूची प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो वर्णन है ना, राज्यों का संघ। भारत हमारा क्या है? तो राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो दूसरा अनुसूची में किसका है बताइए? दूसरा। ठीक है, अनुसूची अगर देखा जाए दूसरा में तो उच्च पदाधिकारियों का वेतन है। ठीक है, उच्च पदाधिकारी का वेतन और भत्ता से संबंधित है। वेतन हो गया एंड भत्ता हो गया। वेतन और भत्ता अगर पूछेगा किस अनुसूची में है तो दूसरी में है। ठीक है, और तीसरी की अगर हम बात करते हैं, तीसरी अनुसूची के, तो तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ से संबंधित है। ठीक है, शपथ ग्रहण जो नेता लेता है वह किस में लेता है? तीसरी अनुसूची के तहत लेता है। और चौथी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो चौथी अनुसूची, ठीक है, चौथी अनुसूची जो है वह क्या है? तो आपको चौथी अनुसूची राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व का क्या होता है? तो प्रतिनिधित्व है ना, किस अनुसूची के तहत होता है? तो चौथे अनुसूची के तहत। ठीक है, 5वें अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है एससी और एसटी से संबंध में है। ठीक है, एससी एसटी, तो एससी या एसटी है ना के संबंध में है ना 5वीं अनुसूची। और 6ठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो आपको 6ठी अनुसूची में तो असम हो गया। ठीक है, एटीएम स्क्वायर ऐसे होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका ट्रिक है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 2 गो मिजोरम है, वहां से मेघालय, वहां से मिजोरम। यहाँ लिख देते हैं असम हो गया, त्रिपुरा हो गया। ठीक है, असम, त्रिपुरा, और एम से हो गया मिजोरम हो जाएगा, एगो एम से मेघालय हो जाएगा। मेघालय है ना के की जनजातीय है ना, जनजातियों का जो है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, जनजातियों का क्या होता है? तो वर्णन किया गया है, वर्णन। ठीक है, तो 6ठी अनुसूची हो गया। 7वीं की अगर हम बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में जो किया गया है, ठीक है, शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच में जो होता है शक्ति का बंटवारा। ठीक है, नहीं देखते हैं, आपको ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे संघ सूची में कौन विषय है? संघ सूची हो गया। ठीक है, बात करते हैं राज्य सूची का। ठीक है, राज्य सूची का कौन विषय है? और एक वो होता है आपको संवर्ती सूची। ठीक है, तो ये शक्ति हो गया। कौन सी शक्ति किस सूची में रहेगी? इसका बंटवारा अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको 7वीं में। और बात करते हैं 8वीं का, तो 8वीं जस्ट मैंने अभी बताया है किससे संबंधित है? तो आपको भाषा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक मूल संविधान में था,
लेकिन 9वां 10वां 11वां 12वां ये 4 को जो पैदा लिया है वो कैसे लिया है, तो कैसे किस संविधान संशोधन के तहत, ये भी ध्यान में रखना है। तो 9वां जो अनुसूची है वो आपको किससे संबंधित है ना, 9वां अनुसूची। तो जमींदारी उन्मूलन आप पढ़े होंगे, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। और इसको जो जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 1951 द्वारा इसको क्या किया गया था, तो ऐड किया गया था 9वां अनुसूची को, ठीक है। 10वां की बात करते हैं हम लोग, तो 10वां में आपको पता है कि दल बदल से संबंधित है, दल बदल, दल बदल। तो दल बदल को जो जोड़ा गया था वह 52वां संविधान संशोधन, 52वां संशोधन 1985 द्वारा, 1985 के द्वारा इसको जो है क्या किया गया था, तो ऐड किया गया था, ठीक है। 11वां की अगर हम बात करते हैं तो 11वां में क्या था, 11वां में, तो 11वां की अगर हम बात करते हैं तो 11वां में आपका था क्या था, पंचायती राज व्यवस्था था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था जो है वह किसमें है, तो 11वीं है ना, 11वीं में है। और इसको जो जोड़ा गया था आपको 73वां संशोधन, 73वां संशोधन द्वारा, 73वां संशोधन 1992 द्वारा, 1992 द्वारा, ठीक है। और एक बच गया लास्ट आपका 12वीं अनुसूची, ठीक है, 12वीं अनुसूची। तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, संबंधित है, ठीक है। और इसको भी अगर देखा जाए नगर पालिका को तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में है, ठीक है। तो ये सारा बात आपको ध्यान में रखना है, इतना अगर आप कर लीजिएगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन काफी लंबा हो गया है। इसमें भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राष्ट्रपति चुनाव की जो स्रोत है वो कहां से लिया गया है, तो आपको आयरलैंड से लिया गया, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। इसके साथ ही आपका नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी की बात करते हैं तो यहाँ से आपको वित्तीय आपात अगर देखा जाए तो जर्मनी से लिया गया है। इंग्लैंड से बात करते हैं तो एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता हो गया है ना, एकल नागरिकता हो गया। इसके साथ अगर देखा जाए तो और क्या लिया गया है, कानून का शासन है ना, कानून का शासन ये भी लिया गया है आपको कहां से, इंग्लैंड से, ठीक है। संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं तो संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली जो लिया गया है ये भी आपका कहां से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता हो गया, संसदीय प्रणाली हो गया, ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक अमेरिका से पूछता है आपसे, यहाँ पर अमेरिका नहीं दिया हुआ है लेकिन हम बताते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका से बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो है पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है और उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है, न्यायालय की शक्ति है वो कहां से लिया गया है, तो आपको अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। फ्रांस से अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व जो है ये आपको कहां से लिया गया है, ये आपको फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। आपसे पूछता है एक और कनाडा से जो है संघीय ढांचा आपसे पूछेगा कि बताइए कहां से लिया गया है, तो संघीय जो ढांचा है वो कहां से लिया गया है, तो कनाडा से, कहां से, कनाडा से। तो इतना आपको हमारे देश से जो लिया गया है कानून व्यवस्था में विभिन्न देशों से, उसका नाम है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे, तो
राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बिहार के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे और ये 12 वर्षों तक रहे थे। कितना वर्ष तक? 12 वर्ष तक। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनका कार्यकाल का, राष्ट्रपति कार्यकाल का अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। 1962 तक था, 13 मई 1962 तक था इनका जो है कार्यकाल। ठीक है। इनकी जन्म की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर को हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। और आपसे जगह पूछता है कहाँ हुआ था? जीरादेई में हुआ था। और ये जीरादेई कहाँ पड़ता है? तो सिवान में। ठीक है, सिवान में पड़ता है। ठीक है, हालांकि कभी कभी सारण भी दे देता है। ठीक है, तो ये सिवान आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी में हुआ था 1963 में। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 को हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो है बिहार में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार में ही हुआ था। ठीक है, इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, वो आपके एग्जाम में पूछता है। पुस्तक जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है। प्रथम जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, खाद्य मंत्री के रूप में जो है ये कौन थे आपको? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनको जो है अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अगर हम बात करते हैं तो इनके माता का नाम और पिता का नाम कभी कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो इनके पिता का नाम जो था, इनके पिता का नाम महादेवी सहाय था। महादेवी सहाय था। ठीक है, और इनके माता का नाम अगर देखा जाए तो कमलेश्वरी। क्या नाम था? कमलेश्वरी है ना, कमलेश्वरी देवी था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा आपको ध्यान में रखना है। और इनको अगर देखा जाए और कुछ बचा इनके बारे में, इनका उपनाम है एक, जैसे कि इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देश रत्न की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। एक बार रिपीट करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। राष्ट्रपति का शासनकाल जो था 12 वर्षों तक था। ठीक है, 2 बार लगातार रहे थे ये। ओके, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई सिवान में। मृत्यु 28 फरवरी 1963 बिहार में। पुस्तक लिखे थे इंडिया डिवाइडेड। खाद्य मंत्री प्रथम मंत्रिमंडल के गठन में राजेंद्र प्रसाद थे। और पिता महादेवी सहाय, माता कमलेश्वरी देवी, और इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा 2 गो, ठीक है, 2 गो है ना। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 2 गो। ठीक है, 2 गो। जो एंग्लो इंडियन रहता था, एंग्लो इंडियन, उसी को जो है चुना जाता था। लेकिन ये प्रथा समाप्त कर दी गई। ठीक है, ये प्रथा क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, तो पहले क्या था प्रावधान? अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 331 के तहत, 331 के तहत, तो 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन, वही एंग्लो इंडियन जो अंग्रेज रह गया था इंडिया में, है ना, वैसे नागरिकों को चुना जाता था। तो 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति महोदय द्वारा, क्या होता था? तो चुना जाता था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 104वां संविधान
संशोधन, है ना, ये 2019 में हुआ था। 2019 में, 2019 के तहत इसे क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, दिया गया। ओके, तो दोनों को याद रखना। 331 के तहत चुना जाता था, लेकिन हटाया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत, ठीक है। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा वह किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा का जो गठन होगा वह किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो 81 के तहत, अनुच्छेद 81, ठीक है। लोकसभा का जो गठन होगा अनुच्छेद 81 के तहत, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन की बात करते हैं तो 80 हो जाएगा, अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और संसद का गठन की अगर हम बात करते हैं, संसद का गठन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 79, ठीक है। इसका हालांकि ट्रिक है एक सरल, है ना, सरल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 7 से संसद और 79, रा से राज्यसभा, 80 और ला से लोकसभा 81, ठीक है। इसको ट्रिक भी हम दे दिए हैं आपको, अगर ध्यान में रखना हो तो रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की अधिकतम सीट कितना है, लोकसभा की अधिकतम जो है सीट कितना है, अधिकतम सीट 500 कितना है, 52 है। और वहीं पर अगर देखा जाए राज्यसभा की अधिकतम सीट अगर देखा जाए तो कितना है, 250 है ना, 250 है। और इस 250 में से आपका 238 सदस्य जो है आपको राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से जाता है, और 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य को क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत होता है, मनोनीत किया जाता है। जो कला के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया हो उसको ये 12 सदस्य चुनते हैं राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में। राज्यसभा के बारे में आपको पता है, एक अस्थायी सदन है ना, परमानेंट सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का जो चयन है प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 किया जाता है, ठीक है, और रिटायर भी किया जाता है उसी बीच में, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछेगा राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का, 6 वर्षों का, ओके। अगला क्वेश्चन, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था, तो सर्वोदय, ये भी बीपीएससी में पूछा गया था कि सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत करने वाले हैं वो कौन है, जयप्रकाश नारायण। कब, तो 1950 में। कब, 1950 ईस्वी में, ठीक है। एक आपसे पूछता है मुंबई प्लान के बारे में, ठीक है, मुंबई प्लान कब आया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दागता है मुंबई प्लान। तो मुंबई प्लान की अगर हम बात करते हैं तो ये 1944 में आया था, 1944 में। और ये किसके द्वारा आया था, तो 8 उद्योगपतियों के द्वारा। किसके द्वारा, 8 उद्योगपति द्वारा, 8 उद्योगपति द्वारा जो है ये आया था मुंबई प्लान। और मुंबई प्लान कब आया था, 1944 ईस्वी में। उसी तरह से गांधीवादी योजना आया था, गांधीवादी योजना ये भी 1944 में आया था। गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो है आपको 1944 में ही आया था। और ये किसके द्वारा आया था, तो मन्ना नारायण। किसके द्वारा, मन्ना नारायण के द्वारा, मन्ना नारायण द्वारा, ठीक है, मन्ना नारायण द्वारा ये आपको गांधीवादी योजना आया था। उसी तरह से पूछता है जन योजना कब आया था, तो जन योजना भी याद रखना है। जन योजना ये 1 साल बाद आया था, ठीक है, 1945 ईस्वी में आया था। और ये एम.एन. राय के द्वारा आया था, एम.एन. राय के द्वारा आया था, ठीक है। तो किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और मुंबई प्लान 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा, गांधीवादी योजना 1944 में मन्ना नारायण द्वारा, जन योजना 1945 में एम.एन. राय के द्वारा, ठीक है। अगला, वह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है, तो सबसे पहले भारत के साथ जो सीमा बनाता है वह कितने देश है, तो भारत के साथ जो सीमा जो साझा करता है, सीमा साझा की अगर हम बात करते हैं
तो कितने देश करता है, तो 7 देश करता है। ठीक है, उस 7 देश आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बांग्लादेश को लिखते हैं। ठीक है, बांग्लादेश लिखते हैं, है ना। दूसरा की बात करते हैं हम लोग, तो चीन लिखते हैं। ठीक है, दूसरा चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, आपको पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। चौथा की बात करते हैं नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। और पांचवा की बात करते हैं तो म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, और छठा की बात करते हैं तो भूटान हो जाएगा। ठीक है, और सातवां की बात करते हैं तो अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। और इसकी दूरी है, मतलब कौन सा देश जो है भारत से कितना दूरी टच करता है, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए सबसे कम स्थलीय सीमा, मतलब इन चारों में से बताना है कि सबसे कम जो सीमा साझा करता है वह इन चारों में से किस देश का। तो सबको पता रखना पड़ेगा, तभी ना पता चलेगा सबको। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश जो सीमा साझा करता है वह कितना है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, ओके। और चीन की बात करते हैं तो ये 3488 किलोमीटर, 88 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर है। नेपाल की बात करते हैं तो ये 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर है। और म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो ये 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। और भूटान की बात करते हैं तो आपको 699 किलोमीटर है, 699 किलोमीटर है। और अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप इससे आंसर लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का। ऐसे ज्यादातर पूछता है सबसे ज्यादा किस देश से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश से 4096। सबसे कम पूछता है किससे, अफगानिस्तान से 106, लेकिन इसको बीच वाला भी याद रखना है। ठीक है, तो चाइना 434, 3488। पाकिस्तान का उससे कम है 3323, नेपाल का 1751 और म्यांमार का 1643 तथा भूटान के 699 किलोमीटर। तो आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इसमें से देख लीजिए ऑप्शन में किसका सबसे कम है, तो सबसे कम किसका है, म्यांमार का है, देखिए 1643, बाकी सबका ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो ये कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है यह 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से। ठीक है, इसका ट्रिक है, ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो क्या ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इसी में 8 राज्य आपको छिपा हुआ है। तो सबसे पहला की बात करते हैं मित्र से, तो मां से मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा की बात करते हैं त्रा से, तो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा। तीसरा की बात करते हैं हम लोग पा से, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और चौथा की बात करते हैं रा से, तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, पांचवा की अगर हम बात करते हैं गा से, तो गुजरात हो जाएगा। और छठा की बात करते हैं माँ से, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सतमा की बात करते हैं हम लोग छा से, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और सतमा, ये क्या हो गया, छठा सतमा। और आठवां की बात करते हैं हम लोग झार से, तो झार से हो जाएगा झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड। तो यही 8 राज्य है जो हमारे कर्क रेखा से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो मकर रेखा, क्या कहलाता है, मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए
तो इसमें जो है कर्क रेखा मध्य से नहीं गुजरती है, तो बिहार थोड़ी है, इसमें बिहार है नहीं ना, बाकी छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा अवस्थित है। ठीक है, कर्क रेखा से आपसे पूछेगा कि कितने देशों से, ये तो मैंने राज्य बताया ना, तो कर्क रेखा जो है कुल 17 देशों से, 17 देशों से गुजरता है, देशों से गुजरता गुजरता है, 17 देशों से गुजरता है। ठीक है, और हम बात करते हैं मकर रेखा कितने देशों से गुजरता है, मकर रेखा, तो मकर रेखा की बात करते हैं तो 10 देशों से गुजरता है। ठीक है, एक है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो है वह कितने विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरता है, तो 13 देशों से गुजरता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाता है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पूछ रहा है। ठीक है, ये पहले भी हम बता चुके हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे पहले हम लोग उद्गम जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी इसका जो उद्गम है, उद्गम मतलब ये कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो मानसरोवर के तिब्बत के मानसरोवर, सॉरी, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चमायंग डुंग है ना, चमायंग डुंग से जो है ये क्या करती है, तो उद्गम होती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम होती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चमायुंग डुंग से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जैसे पूछा है कि बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना, उसी तरह से और भी है, जैसे कि तिब्बत में क्या कहा जाता है, तिब्बत में जो है सांगपो कहा जाता है, क्या कहलाता है, सांगपो कहा जाता है। ठीक है, सांगपो। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो दिहांग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से असम में पूछता है कि असम में क्या कहा जाता है, तो असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और भी बच गया, बांग्लादेश हो गया, और भी इसका कहीं है, कुछ कहा जाता है, ठीक है, चलिए इतना ही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो लंबाई अगर आपसे पूछेगा कितना है, तो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों से आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि सहायक नदी जो है कौन कौन है, तो इसका जो सहायक नदी है, सहायक नदी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीस्ता हो गया, लोहित हो गया, ठीक है, तो तीस्ता हो गया, लोहित हो गया, एवं सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी इसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आपसे पूछ देता है कि बताइए तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र का है, लोहित किसका है और सुबनसिरी किसका है, तो तीनों जो है किसका है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, अगला चले। कह रहा कि बीकर मूलता होते हैं, तो बीकर जो है ये प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण जो है कितने एमिनो एसिड से होता है, तो प्रोटीन का निर्माण याद रखिएगा 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी प्रोटीन की खोज किसने किया था, खोज की अगर हम बात करते हैं तो मुल्डर ने किया था, किसने किया था, मुल्डर ने किया था। लेकिन इसका नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो नामकरण जो है वर्जिलियस ने किया था, किसने किया था, वर्जिलियस के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। किसका, तो प्रोटीन का किया गया था। ठीक है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में आपको पढ़े होंगे कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में प्रोटीन की कमी से बच्चों में, याद रखिएगा बच्चों में
क्वासियोरकर, क्वासियोरकर तथा मरासमस, है ना, मरासमस बीमारी होता है, क्या होता है, बीमारी होता है। क्वासियोरकर और मरासमस नामक जो है बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है, प्रोटीन की कमी से, ठीक है। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो अधिकता होती है, अधिकता कभी आपसे पूछेगा कि प्रोटीन में जो अधिकता होती है किसका होती है, तो कार्बन की होती है। कार्बन की अधिकता प्रोटीन में ज्यादा होती है। और सभी प्रोटीन में आपको पाया जाता है क्या, नाइट्रोजन। सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये भी याद रखना है कि सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा आपका पॉइंट था ये प्रोटीन से संबंध में, ठीक है। 1 ग्राम वसा में, यहां से याद रख गया, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी, कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा कि मायोपिया के रोगों को किसके निवारण के लिए किया जाता है, ठीक है। मायोपिया, सबसे पहले जानिए कि मायोपिया कहते किसको हैं, तो निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। किसको कहते हैं, मायोपिया कहिए, चाहे निकट दृष्टि दोष कहिए, निकट दृष्टि दोष हो गया, या फिर इसी को मायोपिया कहते हैं। पहले तो ये याद रखना, मायोपिया है, ठीक है, मायोपिया है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष को, दूरदृष्टि दोष, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमाइट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए। तो ठीक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ठीक है, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको दूर दृष्टि हो गया तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके, है ना, कहाँ बन जाता है बताइए, तो रेटिना पर ना बन करके इसका जो है रेटिना के आगे बन जाता है। क्या हो जाता है, रेटिना के आगे बन जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में मतलब जौन सा दोष है वो आपको दिखेगा, मतलब निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। दूर दृष्टि दोष है तो दूर के दिखी गई, नजदीक का नहीं दिखेगा। तो ये दोनों संबंध याद रखिएगा, ठीक है, ओके। और एक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना, याद रखिएगा, अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बेलनाकार लेंस, किसका, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अविदुकता को दूर करने के लिए किसका लेंस का, तो बेलनाकार लेंस का। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता की अगर हम बात करते हैं तो ये हाइग्रोमीटर है ना, इसको हाइग्रो कर दीजिए, हाइड्रो दोनों हाइग्रो हो गया, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको जल का घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जल का घनत्व, ठीक है। लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसको दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता, है ना, कि कितना पानी है दूध में। पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो वोल्टता, है ना, वोल्टेज की माप के लिए किया जाता है, वोल्टेज की माप के लिए प्रयोग करते हैं किसको, पोटेंशियोमीटर का। अगला क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम अगर देखा जाए तरंग दैर्घ्य की, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे कम होता है बैगनी का, है ना,
सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य आपसे पूछेगा, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य अगर पूछेगा तो लाल का होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर पूछ दे कि सर्वाधिक प्रकीर्णन, सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है? सर्वाधिक प्रकीर्णन है ना, देखते हैं लाइटवा मारता चौंधिया जाता है एकदम, तो बैगनी कलर का, किसका? बैगनी कलर का है सर्वाधिक प्रकीर्णन, ठीक है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे कम प्रकीर्णन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है लाल का, सबसे कम लाल का होता है। मतलब ये फैलता उलता ज्यादा नहीं है, एकदम दूर से दिखेगा कि लाल जल रहा है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग ट्रैफिक में, ठीक है, या फिर रेलवे पर किया जाता है इसका। तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल का, सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी का, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका? और लाल का, कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक जो होता है आपको जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का वाट होता है। डाइन किसका होता है? तो बल का, बल का जो है क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो किसकी इकाई है? दूरी का है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है ना? एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष बराबर होता है, बराबर की बात करते हैं तो कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। और क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर यहाँ पर 9.46 गुने 10⁻12 मीटर होता है, सॉरी किलोमीटर होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है। और अगर मीटर में पूछे तो 9.46 गुने 10⁻15, 3 गो जीरो बढ़ा दीजिएगा, ये मीटर होता है, ठीक है। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, ओके। अगला क्वेश्चन, हाँ एक चीज और है कि जैसे कि प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितना किलोमीटर दूरी करता है? तो प्रकाश 1 सेकंड में, प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 3 लाख है ना, 3 लाख किलोमीटर है ना दूरी को तय करता है। एक प्रकाश 1 सेकंड में कितना? तो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, ठीक है। अगला, कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक है, तो ध्वनि तरंगे ये क्या है? ये अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये क्या है? तो एक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है। आपसे पूछता है कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंग है? तो प्रकाश जो तरंग है वह कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ है। कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे की श्रेणी में आता है, ठीक है। आपसे पूछता है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी तरंगे है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग पूछता है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी क्या है? तो आपको यही है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। ध्वनि की बात करते हैं तो ये निर्वात में, निर्वात में नहीं चलती है, नहीं चल सकती है, चल सकती है, ठीक है। इसको माध्यम चाहिए, इसको रास्ता चाहिए, लेकिन प्रकाश कहीं भी घुस जाएगा, है ना। निर्वात में भी प्रकाश क्या हो जाएगा? तो घुस जाएगा, ठीक है। ध्वनि का जो वेग होता है सामान्य स्तर से अगर देखा जाए तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए रेडियो की बात आती है तो रेडियो तरंग, रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? रेडियो तरंग, तरंग की खोज बात करते हैं तो मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था, ठीक है। अवरक्त किरण की खोज, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने। किसने किया था? हर्शेल के द्वारा किया गया था। अवरक्त किरण की खोज हर्शेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। परावैंगिक किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रीटर के द्वारा, रीटर, रीटर के द्वारा किया गया था परावैंगिक किरण की खोज, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में होता है, तो ये होता है आपको 6.63
गुने 10 पर पावर -34 होता है, ठीक है, ऊपर पावर रहेगा, ठीक है, -34 होता है प्लांक नियतांक का मान। और प्लांक नियतांक की अगर हम बात करते हैं, अच्छा, प्लांक के द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत दिया गया था, है ना, पढ़ाए थे। क्वांटम जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा? प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी जो है आपको, ये आपको किससे प्राप्त होता है? 492 का तना से होता है, ठीक है, हल्दी तना से प्राप्त होता है। अगला, श्वेत रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है? तो शरीर में जो जीवाणु विषाणु है उसको मारने का काम करता है। शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। क्षमता को क्या करता है? तो बढ़ाने का काम करता है। कौन? तो आपको श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। श्वेत रक्त कोशिका का जो जीवन काल होता है, जीवन काल वो ज्यादा दिन नहीं होता है, मात्र 13 से लगभग 20 दिन होता है, या 10 से 20 दिन होता है, ठीक है। वहीं पर आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी का जो जीवन काल है कितना होता था? 20 से 120 दिन होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन याद रखें, 20 से 120 नहीं। आरबीसी का जो जीवन काल है 120 डे है, ठीक है, ठीक है। चलिए, श्वेत रक्त कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट हो गया, और उधर ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का निर्माण अगर आपसे पूछेगा कि इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो अस्थित मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। आरबीसी के कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? इसको कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान अगर देखा जाए तो किसको? प्लीहा को, ठीक है, प्लीहा को कहा जाता है, तो वो यहीं पर मर जाता है, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। लसिका किसमें उपस्थित होता है? तो लसिका जो होता है आपको संवहन उत्तक में होता है, संवहन उत्तक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग रुधिर में मात्रा बढ़ने से होती है, मतलब खून में कौन सी मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया हो जाता है? तो बिलिरुबिन की मात्रा। देखते हैं, बिलिरुबिन टेस्ट लिखता है कि आप बिलिरुबिन टेस्ट करिए कितना बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपको, इसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। कह रहा कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत है, और ये जो है दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय से अगर हम बात करते हैं तो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप से जो है 3 गो हार्मोन निकलता है। कितना हार्मोन? 3 हार्मोन, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से जो निकलता है वह अल्फा से क्या निकलता है बताइए? ग्लूकागोन, है ना, हाँ, ग्लूकागोन निकलता है। और बीटा से अगर देखा जाए तो इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन, ठीक है। और गामा से बात करते हैं तो सीमेटोस्टेटिन, ठीक है, सीमेटोस्टेटिन निकलता है। ये 3 हार्मोन निकलता है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है इंसुलिन की कमी से क्या होता है? चीनी का बीमारी होता है,
इंसुलिन इसकी कमी से क्या होता है, तो शुगर हो जाता है, शुगर, ठीक है, शुगर हो जाता है, तब चीनी खाना बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यह संगी बोरस होते हैं, तो संगी बोरस उसको कहते हैं जो खून को चूसता है, ठीक है, जैसे मच्छर हो गया, तो मच्छर क्या करता है, खून को चूसने का काम करता है, ठीक है, मच्छर क्या करता है, तो खून को चूसने का काम करता है, ठीक है। तो मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, कॉकरोच, ये सब जो है आपको ऑर्थोपोडा संघ का है, कॉकरोच हो गया ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा संघ का जीव है ना, संघ का है, ठीक है, ऑर्थोपोडा संघ का है, मच्छर और काकरोच, मच्छर और काकरोच, मच्छर और काकरोच, ठीक है, मच्छर और काकरोच। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो थायराइड, सॉरी, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है ये कहाँ उपस्थित होता है, तो आपको कपाल के सेला टर्सिका में पीयूष ग्रंथि यहाँ लिखते हैं, ठीक है, पीयूष ग्रंथि कपाल के सेला टर्सिका में उपस्थित होता है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि अगर आपसे कभी पूछे कि कहाँ होता है, तो कपाल के सेला टर्सिका में, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है ये मटर के दाने का आकार होता है। इसका वजन अगर देखा जाए, वजन, तो वजन मात्र 0.6 ग्राम होता है, 0.6 ग्राम होता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। देखते हैं किसी महिला को थायराइड हो जाता है तो उसमें जो है क्या होता है, थायराइड हार्मोन जो होता है उसका मतलब बढ़ जाता है, ठीक है, गला जो है यहाँ पर सूज जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। कह रहा है यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है, तो टोकोफेरॉल बात करते हैं विटामिन ई का है, ठीक है। सभी विटामिन का नाम हम बताना चाहेंगे। विटामिन की बात करते हैं ए का, तो ए का क्या नाम है, रेटिनॉल है, ठीक है। बी की बात करते हैं तो B1 का जो विटामिन का B1 का नाम है वह क्या है, तो थायमिन है, क्या है, तो थायमिन है, ठीक है। विटामिन सी की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन डी की बात करते हैं तो कैल्सीफिरोल है, ठीक है। और विटामिन ई की बात करते हैं तो टोकोफेरॉल है, ठीक है, विटामिन टोकोफेरॉल है। विटामिन के की बात करते हैं तो फिलोक्विनोन है, ठीक है। और कोई विटामिन है नहीं है, ठीक है। विटामिन B1 का हो गया थायमिन, और विटामिन B2 अगर पूछता है, ठीक है, यहीं पर बता देते हैं, विटामिन B1 का क्या हो गया, थायमिन हो गया, ठीक है। विटामिन B2 की बात करते हैं तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा, राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन B3 की बात करते हैं तो नियासिन हो जाएगा। विटामिन B4 की बात करते हैं तो बताइए B4 का क्या नाम है, विटामिन B4 का एडानिन है, क्या नाम है, एडानिन है। विटामिन B5 की बात करते हैं तो पेंटोथेनिक है, पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B6 की बात करते हैं तो पैराडॉक्सिन है। और विटामिन B7 की बात करते हैं तो क्या नाम है, बायोटीन है। ये था विटामिन बी के श्रेणी का, ठीक है। और इधर A B C D E और K है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो सामाजिक व्यवस्था कौन करता है, मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी जो है अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मधुमक्खियां नाचती है, सबसे पहले जो है बॉन फ्रिश ने पता लगाया था। मधुमक्खी क्या करती है, डांस करती है। मधुमक्खी क्या करती है, तो नृत्य करती है, नाचती है, नृत्य करती है। ये जो है किसने पता लगाया था, तो बॉन फ्रिश
कौन फ्रिश ने बताया था कि मधुमक्खी क्या है, तो नाचती है, मधुमक्खी नृत्य करती है, ये बातें वॉन फ्रिश ने बताया था। ठीक है, चींटी की बात करते हैं तो ये भी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी, चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और चींटी की अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात, तो ये जो है आपको क्या कहते हैं उसको, चींटी है ना, चींटी देखिए ना, हाँ श्रम, ठीक है, चींटी जो है यह श्रम विभाजन करता है, श्रम का विभाजन करता है। ठीक है, विभाजन करता है। ठीक है, मतलब किसी चींटी का काम है आपको पत्ता लाना, किसी चींटी का काम है पत्ता को तोड़ना, है ना, तो इस तरह से जो है चींटी अपना कार्यों का बंटवारा करता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मधुमक्खी जो है किस संघ का है, तो ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा संघ का है ना, ऑर्थोपोडा संघ का है मधुमक्खी, मधुमक्खी। ठीक है, और चींटियां में जो है कौन सा है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी में कौन सा एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन का जो है सीरीज था। आपको कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ जो भी वीडियो देख रहे हैं कुछ कुछ कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आप ही के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना डिस्कशन कराते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे आपके सामने अगले दिन। थैंक यू।